अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट साहर खान एंड यू आर वाचिंग बिजनेस न्यूज़ डेली। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स एंड कमोडिटीज़ पर, जबकि अपने चौथे सेगमेंट में हम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो कि ईयर और मंथ बेसिस पर अपडेट हुए हैं उनको रिपोर्ट्स की सूरत में आपके साथ शेयर करेंगे। डिस्कशन के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एनालिस्ट एहसान इकबाल। वेलकम सर। थैंक यू। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टॉक मार्केट से। KSE 100 इंडेक्स की अगर हम बात करें तो मार्केट जो है हमें 40,540 के लेवल पर नज़र आई। जाते जाते मार्केट थोड़ा पॉजिटिव भी रही और वॉल्यूम की भी बात करें तो कल के मुकाबले में थोड़ा इम्प्रूव था। तो कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? जो हम पॉजिटिव इंडिकेटर्स अपने चौथे सेगमेंट में रिपोर्ट्स की सूरत में पेश करेंगे, उनका इम्पैक्ट भी है। लेकिन अगर हम गौर करें ना तो आज स्टॉक मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव देखा गया। मिसाल के तौर पे परसों हमने जो है सेलिंग देखी, बाइंग भी देखी। कल हमने ज़्यादातर एक्सटेंसिव सेलिंग देखी। आज हमें बाइंग एंड सेलिंग दोनों नज़र आ रही थी, यानी कि जब तक आपको बाइंग नज़र आई मार्केट ऊपर की तरफ गई और जैसे ही सेल ऑफ स्टार्ट हुआ आपको मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आती हुई नजर आई, यानी कि मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव नज़र आया। इट इज़ क्वाइट नॉर्मल। तो सर कौन से जो हैं वो स्टॉक्स ट्रेड हुए, मार्केट लीडर्स कौन से रहे और कौन से पॉजिटिव और कौन से नेगेटिव रहे? आज टेलीकॉम और कमर्शियल बैंक चैनल बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दो मार्केट लीडर्स के अंदर सीमेंट भी ऐड हुआ। लेकिन हमें यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं हमें उनका जो टिल्ट थोड़ा सा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर हो सकता है कि हम एक्विटीज़ के अंदर अगले हफ्ते कुछ इंप्रूवमेंट देखें, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स जो हैं उनमें जो इंस्टीट्यूशंस की इन्वेस्टमेंट है शायद उसको मना किया जा रहा है कि वो ना करें, ताकि इसको एक इक्विटेबल बनाया जाए और ख़ास तौर पे जो गरीब तबका है वो इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करे। तो इसका जो पैसा होगा, मेरा अपना पर्सनल व्यू है, वो एक्विटीज़ में हमें नज़र आ सकता है, क्योंकि अभी एज सच बॉन्ड्स भी इजरा होते हुए नज़र नहीं आ रहे मुस्तकबिल करीब में। तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि एक्विटीज जो है ना अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ सकती है। यानी मार्केट हमें 42,000 के लेवल पर दोबारा नजर आएगी। 41 को रीच करना चाहिए इसको, क्योंकि इंडिकेटर्स बेहतर हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो रिपोर्ट्स हैं, यानी कि जो ग्रोथ रेट बताया जा रहा है, अगर हम गौर करें एनालिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं, एनालिस्ट ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, वो कह रहे हैं कि जो ग्रोथ रेट है 1.5 या 2.5 परसेंट की बजाय 4% या 4.5% भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर फिर दो अंदेशे हैं। सबसे पहला अंदेशा ये है कि हमें तो एक FATF का जो चैलेंज है वो है। नंबर 2, हमें यह है कि IMF की तरफ से जो ट्रेंच है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर IMF नहीं होता और FATF नहीं होता तो जो कॉन्फिडेंस इंडेक्स है ना वो इम्प्रूव नहीं करेगा, तो फिर आपको मार्केट्स अच्छा परफॉर्म करती हुई नज़र नहीं आ सकती। तो ये एक दो रिस्क हैं। तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि हम इसको मॉनिटर तो करेंगे ना, तो नेक्स्ट वीक इसकी सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो सकती है। इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर हम बात करें तो एशिया में ज़रा मिक्स नज़र आई। कल कॉस्पी पॉजिटिव था, आज कॉस्पी नेगेटिव नज़र आ रहा है, बाकी दो जो हैं वो पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि कॉस्पी ने पॉजिटिव क्लोज किया कि नेगेटिव किया है। मेरा अपना पर्सनल व्यू कि शायद वो पॉजिटिव क्लोज किया उसने। इंट्राडे में जब मैं चेक कर रही थी तब नेगेटिव था ना? अच्छा, नेगेटिव था। बहरहाल देखा जाए तो जापान नेगेटिव हमें नज़र आ रहा है और चाइना ने आज अच्छा परफॉर्म किया और इमर्जिंग मार्केट्स में आज हमें मिक्स नेगेटिव। लेकिन गौर करें जब साउथ एशिया की मार्केट्स हैं वो नेगेटिव है, आपको साउथ ईस्ट एशिया की जो मार्केट्स हैं सारी पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। इसकी एक वजह है, आपको जापान नज़र आ रहा है नेगेटिव नज़र आ रहा है, हांगकॉन्ग भी नज़र आ रहा है। इसकी वजह की वो जो टैक्स स्टॉक्स है ना वो आपको नैस्डैक भी आपको कल का जो है वो नेगेटिव नज़र आया। तो उसने इम्पैक्ट किया आज, क्योंकि कल US की जो स्टॉक मार्केट्स है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी देखी गई है, क्योंकि कंसर्न्स थे। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें स्कूल जो हैं वो भी बंद हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो कंसर्न्स हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि इकनॉमिक रिकवरी तो चल रही है, उसकी पेस क्या होगी और ये कितनी लॉन्गेविटी हो सकती है इस पीरियड की। तो इस वजह से कुछ सेंटिमेंट्स ने इसको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया। लेकिन अगर हम गौर करें ना, इफ़ यू अलाउ मी, और हम US के फ्यूचर्स की आज बात करें, US के फ्यूचर्स में आज हमें ख़ास तौर पे जो टैग स्टॉक्स हैं वो पॉजिटिवली नज़र आ सकते हैं। सो लेट्स सी। कल US ने तो नेगेटिव क्लोज किया ही था, लेकिन उसके अलावा मिडिल ईस्ट भी हमें नेगेटिव नजर आई आज के दिन में। हमें यूरोप भी नेगेटिव नजर आया। तो उनको कौन से जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? क्या कोरोना वायरस की वेव ही इम्पैक्ट कर रही है? एब्सोल्युटली। देखिए यहाँ पर दो फैक्टर्स आपको साइमल्टेनियसली इमर्ज होते हुए नजर आए। नंबर 1 के वैक्सीन की जो दरियाफ्त है, दो वैक्सीन आ रही हैं, एक की 90% एफिशिएंसी, एक की 94.5% एफिशिएंसी है। ये पॉजिटिव था और इसने इन्फ्लुएंस भी किया। दूसरी चीज़ ये है कि कोविड-19 का पीरियड कितना बढ़ सकता है, आपका जो लॉकडाउन हैं वो पीरियड कितना बढ़ सकते हैं।
तो ये फैक्टर फाइट बाय फाइट चल रहे हैं और दोनों ही इम्पैक्ट कर रहे हैं। जो हावी हो जाता है मार्केट उसके इन्फ्लुएंस में आ जाती हैं। लेकिन अगर हम गौर करें यहाँ पर जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ उसमें उनका जो टिल्ट है दोबारा से टैग बेस जो स्टॉक्स है उनकी तरफ होता हुआ जा रहा है। अगर आपको याद हो जब हम अपने प्रोग्राम सितंबर में रिकॉर्ड कर रहे थे तब आपको हमने डिस्कस भी किया था कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो उन स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं और उन स्टॉक में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं जिन पे जो लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट है वो कम है। इस वक्त भी सिचुएशन ऐसी ही नज़र आ रही है और उन्हीं स्टॉक्स की तरफ वो ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो इस वजह से आपको डाउ जोन्स जो है जो कि बहुत बेहतर परफॉर्म करता हुआ नज़र आया था लेकिन वो कल इंतहाई नेगेटिव हुआ। आपको S&P बहुत पॉजिटिव नज़र आया लास्ट वीक भी और 2-3 दिन की रैली तो बहुत ही ज़बरदस्त रही इन दोनों मार्केट्स की, लेकिन दोनों ही कल नेगेटिव रहे और दोनों ने अपनी जो लीडिंग स्ट्रीक है वो भी ख़त्म की और आप देखें कि वो बहुत ज़्यादा गिर गए थे। इसी के साथ व्यूअर्स बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट फॉरेक्स की तरफ। पाक रुपीज़ वर्सेस यूएस डॉलर की बात करें तो यूएस डॉलर हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। 1-2 दिन से उसने अपनी जो रिकवरी प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया हुआ है और पाक रुपीज़ उसके अगेंस्ट जो है वो 8 पैसा डेप्रिशिएट आज फिर हुआ है थर्ड डे। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि पाक रुपया दोबारा से डेप्रिसिएशन मोड में चला गया, बल्कि गुड न्यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा आई है मार्केट में, तो पाक रुपीज़ को इन्फ्लुएंस करना चाहिए था। जी 2-3 न्यूज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से जो पाक रुपी है वो अप्रिशिएट करना चाहिए था, लेकिन 2-3 न्यूज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से पाक रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है। पहले हम पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। जिस तरह हम अपने स्पॉट सेगमेंट के अंदर जो एक रिपोर्ट है हम रेमिटेंसेस के बारे में बताएंगे, पॉजिटिव है। आपका जो करंट अकाउंट सरप्लस आया है, पॉजिटिव न्यूज़ है। आपका जो कॉन्फिडेंस है ग्रोथ रेट के हवाले से स्टेट बैंक की बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट, फ्यूचर के हवाले से बात कर रहा हूँ, एनालिस्ट भी पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव है। IMF के हवाले से बात करें कन्फ्यूजन है, नेगेटिव है। दूसरी अगर हम बात करें जो इम्पैक्ट कर रही है वो जो हमारे एक्सपोर्टर्स थे उन्होंने चीखना शुरू कर दिया कि कितना डेप्रिशिएट हो गया, हमने जो पिछले महीने के भी ऑर्डर्स लिए हुए हैं हमें तो नुकसान हो रहा है और हमने पॉइंट डिस्कस किया था। इस वजह से आपको जो है ना थोड़ा सा बैलेंस नज़र आएगा, रिकरेक्शन मोड नज़र आ रहा है। मैं रिकरेक्शन नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा ये सेल्फ करेक्शन है, ठीक है। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि स्टेट बैंक ने एज सून इट थॉट, जिस तरह आपने आज रिपोर्ट बताया कि 190 अरब रुपए मार्केट में फेंके, वो डॉलर खरीदना चाहती थी। आप देखें पाक रुपी जो है वो डेप्रिशिएट कर रहा है। सो दिस इज मार्केट। मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि जिस तरह पहले की गवर्नमेंट इसको मैन्यूवर करती थी ना, PTI की गवर्नमेंट इसको नहीं कर रही। ये अच्छी चीज़ भी है, कंट्रोल इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें ये देखना है कि जिस तरह वो विनिंग स्ट्रीक में था उसके बाद एकदम जितनी तेज़ी के साथ ये रीबाउंड कर रहा है ना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। यानी नेगेटिव जो फैक्टर्स हैं वो हैवीली इन्फ्लुएंस कर रही है पाक रुपये के ऊपर। एब्सोल्युटली। उसकी वजह ये है कि उनकी कंसिडरेशंस है ना। देखिए आप जब कोई चीज़ खरीदते हैं आप पैसा देते हैं, उनको डॉलर्स आते हैं, डॉलर की वैल्यू में कमी आएगी तो उनकी कॉस्ट तो वही है ना, कॉस्ट तो कम नहीं हो रही, उनके मार्जिन्स कम हो रहे हैं, तो एक बैलेंस होना चाहिए। लेकिन अब ये जो न्यूज़ आ रही है ना कि डिटरमिन करना चाहिए कि व्हाट इज द न्यू नॉर्मल फॉर पाक रुपी वर्सेस US डॉलर। इफ इट 160, हम तो 155 की बात कर रहे थे, ऐसा ही है। एनालिस्ट तो 150 की तरफ जा रहे थे, और ये आज या कल की बात नहीं है, पिछले हफ्ते की बात है। इट्स नॉट काइंड ऑफ ए चेंज, ये सडन चेंज जरूर आया है, लेकिन एनालिस्ट दे वर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक। वी वर डिस्कसिंग, हम तो यहाँ तक ये कह रहे थे इस प्रोग्राम की वफाकत से 155 हो जाए, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहरहाल हमने तो ये डिस्कस कर लिया कि ये फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और इन पर नज़र रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, क्या 160 क्या नया नॉर्मल होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको मॉनिटर करेंगे और इंशाल्लाह इसको डीपली मॉनिटर करने के साथ अपने व्यूअर्स को इन्फॉर्म भी रखेंगे। लेकिन करंटली जो डॉलर है वो पाक रुपीस के अगेंस्ट कहाँ लाई कर रहा है? इस वक्त जो कर रहा है दोबारा से 160 प्लस हो गया है। तकरीबन ₹1.5 कल बढ़ा और आज भी तकरीबन 7-8 70-80 पैसे तकरीबन बढ़ा है। तो उसकी वजह से जो है ना आपको नज़र आ रहा है कि एकदम ₹2.25 की तब्दीली आई है और जो 158 to 157 की लेवल पे चला गया था एंड वी वर एक्सपेक्टिंग 155 की तरफ जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। क्या इंटरनेशनली भी डॉलर रीबाउंड कर रहा है? हाँ जी बिल्कुल कर रहा है। आज डॉलर जो है यूरो के अगेंस्ट भी रीबाउंड कर रहा है और स्टर्लिंग के अगेंस्ट भी रीबाउंड कर रहा है। आज आप गौर करें इमर्जिंग मार्केट्स की जो करेंसीज हैं, जापानीज येन के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत बड़ी करेंसी है, डॉलर ने बहुत ज़बरदस्त रीबाउंड किया है, यूरो के अगेंस्ट रीबाउंड किया है। आज हमें जो लेवल्स नजर आ रहे हैं, आई थिंक इट इज़ 1.1827 एट द मोमेंट, और अगर हम स्टर्लिंग की बात करें इट इज़ 1.3228। फाइन। लेकिन एनालिस्ट तो कह रहे हैं कि यूरो और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का डॉलर के अगेंस्ट जो है वो बुलिश ट्रेंड है।
जी, बुलिश ट्रेंड होना भी चाहिए क्योंकि अनसर्टेनिटी है, लेकिन आप गौर करें इस वक्त पूरी दुनिया, सिर्फ पाकिस्तान का फेडरल बैंक नहीं, पूरी दुनिया डॉलर्स के जो रिजर्व्स हैं उनको बढ़ाना चाहता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वही बात आ जाती है कि कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन की जो सूरत हाल है कितनी लंबी हो सकती है, कोविड-19 का इम्पैक्ट कितना लंबा हो सकता है। तो ऐसा ही है। गवर्नमेंट्स जो हैं वो चाह रही हैं कि मौका मिले तो फौरन अपने रिजर्व्स को इंप्रूव करें। हम जैसा कमोडिटीज़ के सेक्शन में डिस्कस नहीं करते कि चाइना जो है अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को इंप्रूव कर रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉलर इस वक्त चाइना के पास है, $3.5 ट्रिलियन कैश में पड़ा हुआ है। वो भी तो स्पेंड कर रहे हैं ना। आप देखें कि CNY जो है अगेंस्ट US डॉलर 2 दिन पहले 29 महीनों के बाद बेहतरीन परफॉर्मेंस उसने शो की। अच्छा, करेंसी की, अपनी करेंसी की डीवैल्यूएशन तो वो करते ही हैं क्योंकि एक्सपोर्ट्स को उन्होंने बढ़ाना होता है, वो भी तो एक ज़रूरी कदम है, इसलिए वो डॉलर्स जो हैं वो अपने पास सेव करके रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ जी, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अगर हम उस हवाले से बात करें, जिस तरीके से इंपोर्ट्स को ज़बरदस्त तरीके के साथ कंटेन किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमें दोबारा, ये चौथा महीना है कि ऐसा ही हमारा है जो सर। है ना करंट अकाउंट सरप्लस आया है, ट्रेड डेफिसिट कम हो गया है। बहरहाल सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। जिस तरह का मैच US डॉलर वर्सेस यूरो का हम डिस्कस करते आ रहे हैं, ये एक और मैच हम देख रहे हैं, वो है पाक रुपये वर्सेस US डॉलर। लेट्स सी हू विंस। ज़बरदस्त डिस्कशन के बाद नाजरीन बढ़ते हैं अपने तीसरे सेगमेंट कमोडिटीज़ की तरफ। कमोडिटीज़ में अगर हम ऑयल को डिस्कस करें तो WTI और ब्रेंट जो है वो 41.5 और 44.2 पे हमें नज़र आ रहा है, और काफ़ी इंप्रूवमेंट हमें नज़र आई थी इंट्राडे में, लेकिन अभी प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हुए दोबारा हमें थोड़ी सी डेप्रिसिएशन नज़र आ रही है उसके प्राइसेस में। तो फर्दर लेवल्स की बात करना चाहूँगी क्योंकि हम तो एनालिस्ट जो हैं वो बात कर रहे थे कि 55-60 के लेवल पर नज़र आता दिखाई देगा हमें, लेकिन पर ऐसा हुआ नहीं है। हाँ, देखें हमने वही बात की थी ना, दिल्ली दूर रफ्त, 45 भी बड़ी दूर है। दूर है। देखिए 45 को रीच करते करते 1-1.5 हफ्ता तो हो ही गया। 50 तो बहुत दूर है। 55 जो है वो अगले साल के लिए उनकी फोरकास्ट है, जिसमें हमने गवर्नमेंट साक्स की प्रेजेंट की थी 55 to 60, जिसमें उसने कहा था कि Q4 तक, यानी कि पहले 3 क्वार्टर में 58 एवरेज होनी चाहिए, तो 60 होगा ना। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि करंटली जो प्राइस लेवल्स हैं क्या 45 हो जाएंगे, हो जाने चाहिए। मेरा अपना पर्सनल व्यू इसलिए है क्योंकि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके तमाम के तमाम बजट्स जो हैं वो ऑयल का जो रेवेन्यू उस पर बेस करते हैं। 45 क्या 50 क्या $100 की बेस पर भी वो कभी कभी बनाते रहे, और अगर हम गौर करें $40 to $50 की रेंज में उनके बजट्स बने हुए हैं। कोविड-19 ने आके एकदम जो है सिचुएशन बदल दी, अब दे आर वेरी मच कंसर्न। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो हमें मॉनिटर करना पड़ेगा, वो ये है कि ओपेक मेंबर्स जो हैं उनके दरमियान आपस में कुछ इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमें भूलना नहीं चाहिए, बैक इन फरवरी एंड मार्च में सऊदी अरेबिया और रशिया की आपस में ज़बरदस्त टसल चली, और उसके बाद जो तेल की कीमत थी $20 पर बैरल से भी कम हो गई थी, और कनाडा में तो एक दिन ये होगा कि हम डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस देते हैं, आप तेल उठा लो, ये हालात हो गए थे। क्या अभी वो होगा? इख्तलाफात की वजह यही है कि सऊदी अरेबिया जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्टेट करता हुआ नज़र आ रहा है। सऊदी अरेबिया भी अब आपको कहता हुआ नज़र आ रहा है कि मैं अब ओपेक में डिक्टेशन नहीं दूंगा। उसकी वजह यह है मार्केट शेयर की जंग है। सऊदी अरेबिया अगर कहता है कि इराक इतना कट करे और इराक कट नहीं करता, इसमें कसूरवार कौन है? इराक है। इराक ओपेक का मेंबर है। अभी ईरान की हवाले से बात होनी है, हालांकि हमने कहा था कि 2 से 3 साल लग जाएंगे ईरान की प्रोडक्शन उन लेवल्स पे आने के लिए कि जो ओपेक चाहता है कि ना हो। लेकिन अगर ईरान की तरफ से रिबाउंड आता है, लीबिया की तरफ से रिबाउंड नज़र आता है, अब सूडान का एक इशू चल रहा है, ये तमाम जो हैं ये नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही हैं। ऑयल की प्राइस बेरिश है, मार्केट शेयर की जंग है, और अब हम जो बात कर रहे हैं इस हवाले से UAE जो हमें नज़र आ रहा है कि UAE वो भी बैक ऑफ करता हुआ नज़र आ रहा है ओपेक के स्टांस से, और उसकी वजह यह है कि इन ममालिक के जो बजट्स होते हैं वो जो तेल का रेवेन्यू है जो उसको बेच के हासिल करते हैं उसकी बेस पे बनते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है एहसान साहब कि ये जो प्राइस को बूस्ट मिल रहा है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि डिमांड तो कम हो रही है ना कोरोना वायरस की वेव की वजह से। जी जी, तो ये आर्टिफिशियल बूस्ट मिल रहा है प्राइसेस को, या वाकई जो है वो नहीं, आर्टिफिशियल मुमकिन नहीं है इस वक्त। ये जो बूस्ट आपको नजर आ रहा है ये न्यूज़ पर डिपेंड करता है। देखिए, आपको ग्लोबल अनसर्टेनिटी नजर आएगी ना, तेल की कीमत फिर भी बढ़ेगी, बिल्कुल गोल्ड की तरह, बिल्कुल डॉलर की तरह। ये एक ये जो है ना तेल, ये ब्लैक गोल्ड है, ये इसी नाम से मशहूर है। हर जगह यूटिलाइज होना है, इसने यूज होना हर जगह इसका यूजेज है, लेकिन इसके रिजर्व जिन ममालिक के पास है उनके लिए इनकी कीमत बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे अनसर्टेनिटी नज़र आएगी कीमत बढ़ जाएगी। मिसाल को तो हमने सूडान का एक इशू शेयर किया था,
अगर फुडान में क्या होता है, वो जो सप्लाई चेन नहीं होती, डिसरप्ट हो जाती है, तब्दीली आ जाती है, कोई मसला हो जाता है, तेल की कीमत बढ़ जाएगी। अगर यूएई बैक ऑफ कर देता है तो तेल की कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन मसला ये है यहाँ पे, अगर बैक ऑफ करता तो प्रोडक्शन कट का मसला है कि प्रोडक्शन कट कैसे की जाएगी, फॉर्मूला क्या होगा। बहरहाल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है वो नवंबर 30 एंड दिसंबर 1 को हो रही है। इन 2 दिनों के अंदर बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमें, मेरा ख्याल है कि इंतज़ार करना चाहिए। और आज हमने जितनी डिस्कशन कर ली है, अगले हफ्ते इसकी बहुत सी और न्यूज़ भी आएंगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, गोल्ड और सिल्वर को हम डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर, अब चूंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो गोल्ड जो है वो हमें कल से, परसों से 2-3 दिन से लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। कल 1877 के लेवल तक पर था, आज 1861 के लेवल पर है। तो आज भी $11 की तकरीबन कमी देखी गई है। तो फर्दर क्या ये और डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि तो ग्रीन जो है, ग्रीन बैग जो है वो तो वापस आता जा रहा है ना। देखिए, अगर आप बात करें कि ग्रीन बैग के बढ़ने की वजह से गोल्ड नीचे जा रहा है, बिल्कुल ट्रू है, ऐसा ही है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है जो हमें कोविड-19 के दरमियान नज़र आ रहा है। ये कोरिलेशन तो पहले हमें पता ही नहीं था। बहरहाल दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन गोल्ड की कीमत कितना नीचे और जाएगी, मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि आप इसको जितना मर्जी नीचे लेके चले जाएं, ये बुलिश है और रहेगा। क्योंकि ग्लोबल, अमिड टू द ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके इन्फ्लेशन के लिए हेज है, ये आपकी करेंसी डिबेसमेंट के लिए हेज है। आप इसको सुपरफीड कब तक करेंगे? ये कभी ना कभी तो इसकी जरूरत पड़ेगी। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान फॉरेक्स रिजर्व जो इंप्रूव कर रहा है, और करने भी चाहिए। ये मौका नहीं मिलता, गोल्ड तो खरीद सकता है ना। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि कोविड-19 के दरमियान बहुत से ममालिक ने जो है अपने गोल्ड के जो रिजर्व हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ाना स्टार्ट कर दिए। गोल्ड की कीमत $1500 से बढ़ के $2000 पर आउंस तक भी पहुंची, 2022 तक भी गई है। 2022 यानी कि 2000 के लेवल तक पहुंच गई ना। तो असल चीज यही है कि अभी भी इसकी बहुत अहमियत है। ये बुलिश ही है और बुलिश ही रहेगा। अच्छा, ओवरऑल इंटरनेशनली तो गोल्ड गिर ही रहा है, तो पाकिस्तान के हवाले से भी डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान में जो है इसके प्राइस लेवल कितने होंगे, क्योंकि प्राइस यहाँ पे भी तो कम होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर 2-3 फार्मूलाज होते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं जो कराची की सराफा मार्केट है ना, वो थोड़ी डिस्काउंटेड होती है। हमें जो आज की न्यूज़ है उसके मुताबिक तकरीबन 1,12,350 रुपये पर तोला चल रही है। तो ये तो बहुत बेहतर प्राइस लेवल्स हैं। और इसके अंदर जिस तरीके से आज $11 की कमी हुई है, क्योंकि ये जो प्राइस 350 है, ये $4 की जो कमी हुई थी उसके बाद थी। अब चूंकि $11 कमी आई है, लेट्स सी आज के प्राइस लेवल तो हमने बता दी, कल क्या होते हैं प्राइस लेवल हम कल मॉनिटर करेंगे इसको। ये तो हो गए गोल्ड और सिल्वर। हाँ, तो इनकी प्राइसेस में तो हमें कमी नजर आ रही है। और बेस मेटल्स जो हैं फिर वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं? लंडन मेटल एक्सचेंज में सबसे अच्छा जो कॉन्ट्रैक्ट आज चल रहा है वो जिंक है। और मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि बेस मेटल्स जो हैं वो भी मिक्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि प्रीशियस मेटल्स भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, एक्विटीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। इस वक्त आपको US डॉलर, आपको फॉरेक्स में ज़्यादा ट्रेडिंग नज़र आ रही है ना। इस वजह से आपको जो है ना बेस मेटल्स में आज बहुत ही दिनों के बाद आपको जिंक पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तकरीबन 2 हफ्ते ये तकरीबन नेगेटिव रहा है, लेकिन लंडन मेटल एक्सचेंज के अंदर आज ये पॉजिटिव नज़र आ रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़। इसी के साथ व्यूअर्स बढ़ते हैं अपने चौथे सेगमेंट स्वॉट की तरफ। व्यूअर्स, मुलाहिजा कीजिए मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की अपडेट्स के हवाले से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। मिलते हैं रिपोर्ट्स के बाद। आज बिजनेस स्टोरी में मैं पाकिस्तान के लेटेस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। साथ ही पाकिस्तान के रिलीज़ करदा जो डेटाज हैं फॉरेक्स रिजर्व के हवाले से, ट्रेड डेफिसिट इन सर्विसेज के हवाले से, रेमिटेंसेस के हवाले से, डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख के जो बयानात आए हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, उनको आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। नंबर 1 पे डिस्कस करना चाहूँगी पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व का डेटा जो रिलीज़ हुआ है। पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व जो हैं वो इंक्रीज़ कर गए हैं $178.70 मिलियन के हिसाब से, जो कि 0.9% है। उसके बाद पाकिस्तान के जो टोटल लिक्विड फॉरेक्स रिजर्व हैं वो $19,000 से बढ़कर $20,085.60 बिलियन तक पहुंच गए हैं। सेकंड जो है वो आपके साथ मैं करंट अकाउंट के हवाले से डिस्कस करना चाहूँगी। करंट अकाउंट जो है वो इस बार सरप्लस जो हुआ है, जो $382 बिलियन है इन अक्टूबर 2020। फिस्कल ईयर 21 करंट अकाउंट के सरप्लस के बाद जो टोटल नंबर है वो $1.16 बिलियन बनता है। और फिस्कल ईयर 20 की अगर बात करूं तो करंट अकाउंट शोज करता है डेफिसिट ऑफ $1.419 बिलियन।
और ये डाटा लगातार 4 मंथ से जो है वो सरप्लस शो हो रहा है, मतलब 4 ईयर फिजिकल ईयर 21 के 4 मंथ्स जो है ये डाटा सरप्लस ही शो हो रहा है। वजह जो है इसकी अगर डिस्कस करें तो वो स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट्स है एंड रेमिटेंसीज हैं। अक्टूबर 2020 के महीने में ये डाटा 6.74 टाइम्स जो है वो हायर सरप्लस शो हुआ है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ्स, जबकि 5.2 टाइम्स जो है वो हायर रिकॉर्ड किया गया है। डिटेल में अगर डिस्कस करें कि क्या रीजंस हैं इन नंबर्स की इम्प्रूवमेंट की, तो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड जो है वो इंक्रीज़ कर गई हैं 1% मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। 1.96 बिलियन अक्टूबर के महीने में रही हमारी एक्सपोर्ट्स, जबकि इंपोर्ट की बात की जाए तो इंपोर्ट का नंबर 9% डिक्रीज़ हुआ है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। अगर डॉलर्स के हिसाब से बात की जाए तो 3.46 बिलियन रहा। 4 मंथ फिजिकल ईयर 21 का ट्रेड डेफिसिट जो रिकॉर्ड किया गया वो $6.748 बिलियन था, कंपेयर टू द डेफिसिट बैलेंस ऑफ 4 मंथ फिजिकल ईयर 20 $6.489 बिलियन, जो कि अगर हम बात करें कि ये इम्प्रूवमेंट क्या हुई है, डेफिसिट हमारा जो है वो डिक्रीज़ हुआ 4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रेड डेफिसिट इन सर्विसेज के हवाले से, तो वो अक्टूबर के महीने में $239 मिलियन इंक्रीज़ कर गया, जो कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 185% है। एक्सपोर्ट सर्विसेज डाटा जो है वो डिक्रीज़ कर गया है 12% मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, जबकि इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज इंक्रीज हुई है 18% मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। क्यूमुलेटिव बेसिस पर अगर बात की जाए कि 4 मंथ फिजिकल ईयर 21 में डाटा क्या रहा, तो हमारा 38% जो है डाटा इम्प्रूव किया है सर्विसेज का, जो कि करंटली $785 मिलियन है। और फिजिकल ईयर 20 की अगर बात करें फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर, तो ये नंबर $1.27 बिलियन था। कंपैरेटिवली अगर बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो है ये डाटा इम्प्रूव किया है और परसेंटेज में 38% इम्प्रूव किया है। रेमिटेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं, तो रेमिटेंसेस जो है फिजिकल ईयर 21 में इम्प्रूव किए हैं 27% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि 9.43 बिलियन बढ़ता है। और अगर फिजिकल ईयर 20 की बात की जाए तो फिजिकल ईयर 20 में ये $7.453 बिलियन रहा। और अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे खाली अक्टूबर 20 की बात की जाए तो रेमिटेंसेस जो हैं वो 14% इंक्रीज किए हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। इट डिड नॉट डिपिक्ट एनी चेंज। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 190.5 बिलियन जो हैं वो इन्वेस्ट किए 8 दिन के लिए। और लास्ट में अगर हम डिस्कस कर लें डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख के हवाले से, उनका कहना है कि गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए एक्सचेंज रेट्स, एनर्जी प्राइसेस और लिक्विडिटी इश्यूज को यकीनी बनाना है। तो ये थी अब तक की इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की, और इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिलेगा और हो सकता है कि पाक रुपया भी जो है वो एप्रिशिएट होना शुरू हो जाए। व्यूअर्स, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब हम डिस्कस करते हैं रिपोर्ट के हवाले से कि इन इंडिकेटर्स के अगले हफ्ते आने वाले दिनों में स्टॉक एक्सचेंज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो एहसान साहब, क्या इम्पैक्ट होगा हमारा ओवरऑल नेक्स्ट वीक में इन इंडिकेटर्स का? देखिए, हम खाली स्टॉक मार्केट को नहीं देखते, हम देखते हैं कि इसके पाक रुपये पे क्या इम्पैक्ट्स आएंगे, कमोडिटीज़ पे क्या आएंगे। लेकिन उससे पहले हम अगले हफ्ते 2-3 और रिपोर्ट्स अब अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। वो है कि पाकिस्तान में जो कपास की फसल है बहुत बुरी आई है, और उम्मीद की जा रही है कि शायद जो अब रबी की फसल आएगी क्लाइमेट चेंज की वजह से और बुरी आएगी। और इसके बाद हम एक और रिपोर्ट जो है वो शेयर करेंगे, जिसमें हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो कल तफसील के साथ शेयर की है रिपोर्ट पिछले साल की, हम ये देखेंगे फ्यूचर के बारे में वो क्या कह रही है, तो हम ये डिस्कस करेंगे। और तीसरी रिपोर्ट हम करेंगे FATF और बिजनेस कॉन्फिडेंस के हवाले से कि पाकिस्तान में कितना इम्प्रूव हो सकता है। अब ये जो हमने आज अपनी रिपोर्ट के अंदर चीज़ें डिस्कस की हैं, इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि मंडे को नज़र आ सकता है। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि ग्लोबल मार्केट्स जो हैं वो कैसा परफॉर्म करती हैं, क्योंकि हमें कल जुम्मे को तो हम एक स्पेशल एडिशन प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो हम मार्केट्स को ट्रैक तो करेंगे लेकिन व्यूअर्स को हम प्रिवेंट नहीं करेंगे। तो मंडे को जब वापस आएंगे उस वक्त देखना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट्स इंटरनेशनली कैसा परफॉर्म करती हैं, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस आ सकता है। इन नंबर्स का जो इन्फ्लुएंस है, मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि मंडे को पॉजिटिवली नजर आएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो हमने डिस्कस की कि गवर्नमेंट की तरफ से जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो वो पैसा भी वापस आ सकता है। ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है, तो इसकी वजह से भी मार्केट को थोड़ा सा बूस्ट मिल सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
वीएस कल बिजनेस न्यूज डेली का स्पेशल एडिशन होने जा रहा है जिसमें हम पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। मंडे को न्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेजबान साहर खान को दीजिए इजाजत एंड कीप वॉचिंग बिजनेस न्यूज डेली विद एहसान।